नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अब जो जानकारी हाथ लगी है, बेसहारा छोड़ दिया गया है। इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। आखिर क्यों इसी वक्त से हमला किया गया? क्या पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों को रूस में मिला लेंगे? आखिर रूस यूक्रेन वॉर के लिए यह हफ्ता अब तक का सबसे अहम क्यों था और क्यों ज़ेलेंस्की हर तरफ से घिर चुके हैं? समझने के लिए देखिए हमारा स्पेशल शो न्यूज़ मेकर। इस बार के न्यूज़ मेकर हैं ज़ेलेंस्की। कीव पर सबसे बड़ा हमला नवंबर 19, 2025 की आधी रात, और यूक्रेन के आसमान में एक ऐसी आग बरसी जैसी रूस के फुल स्केल आक्रमण की शुरुआत के बाद शायद ही कभी देखी गई। मॉस्को ने एक साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 क्षेत्रों पर कहर बरपा दिया। ये सिर्फ हवाई हमला भर नहीं था, बल्कि ऐलान था कि युद्ध के मैदान में पुतिन, ना ज़ेलेंस्की, ना ट्रंप, ना यूरोप और ना नेटो किसी की परवाह नहीं करेंगे। रात भर चली इस घेराबंदी में ज़ेलेंस्की के हौसले धुआं हो गए। इस हमले में जंग से दूर माने जाने वाला वेस्ट यूक्रेन भी झुलस गया। टेर्नोपिल इस हमले का एक बड़ा केंद्र बन गया। एक तरह से ये रूस के पक्ष में युद्ध बंद करने के लिए एक मौका आया है। यूक्रेन को ये जहरीला प्याला पीना होगा। उनको अपनी जो सार्वभौमिकता जो उन्होंने 5 प्रदेशों के लिए दिखाई है, उससे दुराज करना होगा। यूक्रेन के एयरफोर्स ने बताया कि रूस ने हमले में 476 ड्रोन और 48 मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस पैमाने पर हवाई हमला अभी तक नहीं देखा गया था। इनमें से 47 थी KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलें, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर थी। सबसोनिक स्पीड और जमीन की सतह को चूमते हुए लक्ष्य तक पहुंचने वाली इन्हें Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और MiG-31 के फाइटर से दागा गया, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर एंगल्स और ओलेनिया जैसे एयरबेसिस से उड़ान भरकर आए थे। इन मिसाइलों में 800 किलो तक के वॉरहेड लगाए जाते हैं, यानी एक निशाना और पूरा का पूरा ब्लॉक ध्वस्त। एक स्कैंडर M बैलिस्टिक मिसाइल भी पुष्ट हुई। हाइपरसोनिक 500 किलोमीटर रेंज, मैक 6 से ऊपर स्पीड और इतनी अनियमित फ्लाइट की उसे रोकना लगभग नामुमकिन। देखिए, रशिया ने अभी फिलहाल जो बड़े हमले कर रहा है उसके 3 मायने हैं। एक बड़ा मायना तो ऑब्वियसली है कि यूक्रेन की फोर्सेस को थका देना, उनका मोराल डाउन कर देना, यूक्रेनियन सिविलियंस का डाउन कर देना। दूसरा, विंटर्स आ रही हैं तो यूक्रेन की विंटर्स को मुश्किल कर देना, आम आदमी की फिर से उनका मोराल डाउन करना। और एक बहुत बड़ा रीज़न और है, सिग्नल देना यूरोप को और अमेरिका को कि तुमने चाहे जितने भी सैंक्शंस लगाई हम पे, उसके बावजूद हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग
बढ़ ही रही है, बल्कि कम नहीं हुई है। इन मिसाइलों का साथ दे रहे थे ईरानी डिजाइन की सैकड़ों शाहिद 136, 131 ड्रोन और साथ ही गिरॉन 2 टिकॉय। हल्के लेकिन असली खतरे की हुबहू नकल करते हुए इन्हें शोर भरे पिस्टन इंजन और सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल यूक्रेन की एयर डिफेंस को थकाने, गुमराह करने और इंटरसेप्टर खत्म करवाने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन बिजली संयंत्रों और ट्रांसफार्मर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को खोजने में माहिर हैं। टर्नोपिल पर सबसे विनाशकारी वार हुआ रात 2 बजे के आसपास। दो KH-101 क्रूज मिसाइलें एक रिहायशी इमारत में सीधे जा लगी। कई मंजिलें पल भर में धराशायी हो गईं। लवीव, इवानो फ्रैंकोइस और डिनिप्रो में ऊर्जा स्टेशन टूटे और न्यूक्लियर प्लांट्स को आउटपुट घटाना पड़ा, जिनसे पूरा इलाका अंधेरे में चला गया। फिर भी यूक्रेनी डिफेंस ने लड़ाई लड़ी और जोरदार लड़ी। F-16 और फ्रांसीसी मिराज 2000 जेट्स ने 10 मिसाइलें मार गिराई। पैट्रियट, नैसैम्स और अन्य सिस्टम ने 442 ड्रोन और 41 मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया। सिर्फ 34 ड्रोन और 7 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई, लेकिन गिरते मलबे ने भी 6 जगह आग लगा दी। एक फटका हुआ शाहिद ड्रोन तो रोमानिया के एयर स्पेस में 5 मील अंदर घुस गया, जिसके बाद नाटो ने पोलैंड और रोमानिया से F-16 और यूरोफाइटर तुरंत आसमान में भेजे। ये घटना गठबंधन की बेचैनी बढ़ाने वाली थी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो उस वक्त अंकारा की ओर रवाना हो रहे थे, हमले को सोची समझी बर्बरता बताया। रूस सर्दियों से पहले जनता का मनोबल तोड़ना चाहता है, उन्होंने कहा, और अतिरिक्त एयर डिफेंस की मांग दोहराई। यह अक्टूबर के बाद रूस का सबसे बड़ा हमला था। एक साफ संकेत कि मॉस्को अब यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले से ही देश की ग्रिड क्षमता 50% गिर चुकी है। ज़ेलेंस्की के लिए ये सर्दियां निश्चित रूप से मुश्किल साबित होने वाली हैं। रशिया ने करते करते पिछले वर्षों से और अब ज़्यादा इस साल और ज़्यादा ड्रोन्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को और पावर जनरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में कई रीजन्स में 10-10 घंटे, 16-16 घंटे बिजली नहीं आ रही है, और सर्दियों में बिजली ना होना तो आप फ्रोज़न डेथ की तरफ जाता है एक आम आदमी, राइट। तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इधर ज़ेलेंस्की पुतिन के हमलों से निपटने की कोशिश कर रहे थे, उधर एक प्लान सामने आया। 28 पॉइंट्स का प्लान। बताया गया कि रूस यूक्रेन में जंग रोकने के लिए यह ट्रंप का प्लान है, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि यूक्रेन क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को भूल जाएगा और ये इलाके रूस का हिस्सा माने जाएंगे। इस प्लान में खरसन और ज़ापोरिज़िया में मौजूदा हालात को ही बनाए रखा जाएगा। डोनेट्स्क के बाहरी इलाकों में जहां फिलहाल यूक्रेन का कब्जा है, वहां से वो हट जाएगा और इलाके को डीमिलिटराइज जोन माना जाएगा, जिस पर रूस का नियंत्रण होगा। यूक्रेन को अपनी सेना घटानी होगी और नाटो में शामिल होने का इरादा छोड़ना होगा, यानी ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने होंगे। ज़ेलेंस्की अपना कोई भी इलाका छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस प्लान पर ट्रंप और पुतिन की रजामंदी है। वैसे तो ये एक टेलीग्राम चैनल पर लीक हुआ, लेकिन कोई भी इसे नकार नहीं रहा है। अमेरिका का दावा है कि इसे यूक्रेन के अधिकारियों के साथ मिलकर बनाया गया, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि वो इसे कभी कबूल नहीं करेगा। एक तरफ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सरेंडर का प्लान बना लिया है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के एनर्जी जरूरत की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। सर्दियां भी यूक्रेन के लिए दुश्मन साबित हो सकती हैं। सर्दियां यूरोप के लिए एक सजा जैसी भी होती हैं और इस सजा को झेलने के लिए उसे काफी बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। पुतिन ने यूक्रेन की इसी एनर्जी सप्लाई पर हमला किया है ताकि यूक्रेन ना सिर्फ मजबूर हो जाए, बल्कि उसे खुद को जाड़ा काटने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े।
जो ज़ेलेंस्की के लिए एक मुसीबत बन सकती है। एक बार फिर लौटते हैं कीव पर अभी तक के सबसे बड़े हमले की तरफ। जब पिछले कुछ महीनों में दावा किया जा रहा है कि रूस और अमेरिका दोनों ही युद्ध को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में ज़ेलेंस्की की कुर्बानी होगी। इसका अंदाजा कम से कम ज़ेलेंस्की को तो तभी हो गया होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सरेआम ज़ेलेंस्की को कहा था कि उनके सामने कोई चारा नहीं है। इसके बाद पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भी ज़ेलेंस्की के लिए बुरी खबर ही थी। अब आसमान से बरसती मुसीबत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति समझ नहीं पा रहे कि पहले किसे संभालें। अपनी एयर डिफेंस और नेटो के सबसे बड़े सदस्य अमेरिका को ट्रंप के 28 सूत्रीय प्रस्ताव के बीच रूस कीव पर ज्यादा दबाव डाल रहा है, और दबाव की वजह है ज्यादा से ज्यादा जमीन को अपने कब्जे में लेना। इन ड्रोन्स और मिसाइल के साथ साथ पुतिन बातचीत से भी पीछे नहीं हट रहे। इस जाल से निकलने की जगह अब ज़ेलेंस्की इसे तोड़ना चाहते हैं। रूस के लगातार हवाई हमलों के बीच 17 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फ्रांस से 100 तक उन्नत राफेल F4 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी कर दिए। इस पैकेज में मॉडर्न ड्रोन, SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार और प्रिसीशन गोला बारूद भी शामिल है। छोटे ड्रोन्स तो बेसिकली यूक्रेन को केवल बैटलफील्ड में कुछ डिस्टेंस तक रीच देते हैं। राफेल या मॉडर्न फाइटर जेट्स उसको लॉन्ग डिस्टेंस की रीच देते हैं, जो कि वो रशिया के अंदर ज़्यादा अटैक कर सकता है। तो ड्रोन्स की लिमिटेड रेंज एक मान लीजिए आप, रेंज भी लिमिटेड, पे लोड भी लिमिटेड, जिस तरह के बम वो कैरी कर सकते हैं। हालांकि ड्रोन्स भी अब बड़े बड़े बम कैरी करते हैं, बट रशिया का एंटी ड्रोन सिस्टम ठीक ठाक अच्छा है। सिर्फ फ्रांस का राफेल नहीं, बल्कि स्वीडन भी अपना हल्का और सुपरसोनिक ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को देगा। स्वीडन 150 ग्रिपेन प्लेन देगा, जो रूस के Su-35 की काट के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसी काम के लिए यूक्रेन अमेरिका से F-16 मांग रहा था। अमेरिका जब अपना मुंह मोड़ रहा है तो यूरोप आगे आ रहा है। ग्रिपेन और राफेल यूक्रेन के लिए जीवन रेखा बन सकते हैं, क्योंकि युद्ध में आसमानी कहर सबसे खतरनाक साबित होने लगा। इजराइल ईरान जंग में इसकी नुमाइश भी हो चुकी है। देखिए, एयर स्ट्राइक में जैसे बात हुई तो राफेल या कोई भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट इनकी रेंज 1500-2000 किलोमीटर की आराम से रेंज होती है। इनकी जो पेलोड कैरी करते हैं, जो वेपन्स हैं, वो बहुत भारी भरकम होते हैं। राइट, 500 किलो टन तक के मिसाइल्स आप ले जा सकते हैं, जो कि आपके ड्रोन से ले जा सकते हैं। पर मेन चीज़ ये है कि आप डीप पेनिट्रेशन पे जा सकते हैं, और आप रशियन एयरक्राफ्ट अगर आपकी यूक्रेनी स्काइज के ऊपर आ रहे हैं तो अपनी एयर डिफेंस में भी उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं अब ये सब मल्टी रोल हैं। हालांकि कई सवाल भी बने हुए हैं। फंडिंग कैसे होगी, ये सवाल बेहद अहम है। हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन के बॉन्ड और फ्रेंच बजट के जरिए यूक्रेन को ये एयरक्राफ्ट दिए जाएं। वहीं ट्रेनिंग और यूक्रेन में को प्रोडक्शन की संभावना खर्च हल्का कर सकती है। एक महंगा युद्ध ना तो यूक्रेन और ना ही यूरोप झेल सकता, वो भी तब जब आने वाले कुछ वक्त में इन मुल्कों का बड़ा खर्च एनर्जी पर होने वाला है। और यही वजह है कि रूस के इन हमलों से यूक्रेन के वो एनर्जी ठिकाने तबाह हुए हैं जो कभी रूस और यूक्रेन के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाए थे। सस्ती गैस रूस से आती थी, वो बंद हो गई। पुतिन बार बार यूक्रेन के ऐसे ही ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जिससे सिर्फ बारूद ही नहीं, यूक्रेन में अंधेरा और सर्दी भी छा जाए। कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला अभी क्यों किया गया? क्या ज़ेलेंस्की इस हमले से किसी दोराहे पर आ गए हैं? आपको इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इस हमले के कुछ घंटों बाद ही ज़ेलेंस्की ने करप्शन का आरोप लगाकर 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। अब ज़ेलेंस्की आगे आखिर क्या कर सकते हैं?
इस करप्शन स्कैंडल से जेलेंस्की की दो छवियों को झटका लगा। एक तो रूस से जूझ रही सरकार में भ्रष्टाचार होना न सिर्फ जेलेंस्की की छवि बल्कि यूक्रेन के लोगों के लिए भी झटका है, जो इतने वक्त से मजबूती से अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा जेलेंस्की को फिक्र है कहीं उनकी बनाई फाइटर इमेज पर हार का दाग न लगे, बीते कई सालों की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। वो दिन थे साल 2019 के। यूक्रेन का राष्ट्रपति बनने से पहले जेलेंस्की कॉमेडियन थे। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। यूक्रेनियों के बीच जेलेंस्की इतने मशहूर थे कि उन्हें शोबिस का सितारा कहा जाता था, लेकिन फिर वो सियासत में उतरे। 2019 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में जेलेंस्की को 73% से ज्यादा वोट मिले। दिलचस्प है, जब वोलोदिमीर जेलेंस्की पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे, तब वो एक चर्चित कॉमेडी सीरीज में किरदार निभा रहे थे। सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी, जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस विनम्र शिक्षक का भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए भाषण का वीडियो छात्र ने ऑनलाइन पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। लेकिन फिर जीवन ने कला की नकल की और जेलेंस्की अप्रैल 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। और अब जेलेंस्की 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। लेकिन तब भी जेलेंस्की के सामने रूस सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी फौज की मदद से अलगाववादी जंग लड़ रहे थे। इत्तेफाक देखिए, 2019 में भी जेलेंस्की रूस से लड़ रहे थे, 2025 में भी यही हो रहा है। लेकिन अब मुकाबला बहुत बड़ा है। जेलेंस्की भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए जेलेंस्की ने रूस से युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, जापान समेत कई अहम देशों का दौरा किया। वैश्विक पैमाने पर भी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद भी जेलेंस्की को पश्चिम से समर्थन मिलता रहा। नेटो, यूरोपीय देश, G7 और दूसरे कई मंचों से यूक्रेन को मजबूती लगातार मिलती रही। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की लगातार संदेश देते रहे कि अगर इस जंग की आग ने और विध्वंसक रूप लिया तो इसकी जद में सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी आएगी। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप राज है और ट्रंप की फितरत से जेलेंस्की भी बखूबी वाकिफ है। ट्रंप खुद रूस के सामने झुकते नजर आ रहे हैं और अब वो जेलेंस्की को भी झुकाने पर तुले हुए हैं। पुतिन और ट्रंप दोनों की एक एक बात को यूरोप गौर से देख रहा है। यूरोप की बिसात पर रूस, अमेरिका, यूरोप एक दूसरे से उलझे हुए हैं। जेलेंस्की युद्ध में तो हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता वो इस शतरंज के राजा हैं जिन्हें सब बचाना चाहते हैं, या सिर्फ एक मोहरे भरे हैं जिसकी कुर्बानी और जीत दोनों ही कोई और तय कर रहा होता है। यूक्रेन असल में यूरोप का गलियारा है और यूक्रेन के दरवाजे पर दस्तक की गूंज यूरोप के कोने कोने तक पहुंच सकती है।